रुको अभी। हाँ, so the second part of this discussion, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर से पहले हम लोग फिजिक्स एयर कूलिंग का पढ़ चुके हैं। एयर कूलिंग कैसे करता है उसका फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं। एयर कंडीशन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में जो कूलिंग पार्ट होता है, सबसे ज्यादा ठंड होता है, वो पोर्शन फ्रिज के किस पार्ट में होता है? नीचे होता है, बीच में होता है, ये ऊपर होता है? ऊपर होता है सर। ऊपर होता है सर। ऊपर क्यों होता है? ऊपर क्यों होता है? फ्रीज में जो सबसे ठंड वाला पार्ट होता है, फ्रीजर जिसको हम कहते हैं, जिसमें आइस का फॉर्मेशन होता है, वाटर रख दीजिए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऊपर पार्ट में होता है। ऐसा क्यों? सर बिकॉज जो कूल एयर होती है वो लाइट वेट होती है, तो वो डाउनवर्ड्स की तरफ फ्लो करती है, और जो हॉट एयर होती है, जो कूल एयर होती है वो हैवी होती है, तो वो नीचे बैठ जाती है, और जो हॉट एयर होती है वो ऊपर जाती है और वो अगेन कूल होके फिर नीचे आ जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और एयर कंडीशनर और या फिर फ्रिज ठंडा रहता है पूरे टाइम। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सर हॉट हमारा एयर तो और सिर्फ लाइट होती है सर। हाँ हॉट एयर सर और लाइट होती है बिकॉज वी आर सीइंग इन द हॉट एयर वैल्यूम्स। हाँ, सो ये सो अभी नहीं तो वो कोल्ड ऊपर एयर जाती है। ज्यादा। तो ऊपर सुना तो करो अपने ध्यान से। ऊपर फ्रीज के ऊपर वाला पोर्शन सबसे ठंडा क्यों होता है? हॉट एयर ऊपर गया तो ऊपर वाला पोर्शन तो गर्म हो जाना चाहिए, नीचे ठंडा होना चाहिए। सर क्योंकि वो जगह कंप्रेस्ड होती है और उधर कंप्रेस एयर ठंडी हो जाती है। कंप्रेस एयर ठंडी नहीं होगी, कंप्रेस एयर गर्म होगी। क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा कंप्रेस करने के लिए, और वर्क ऑन दी सिस्टम होगा तो एनर्जी उसका बढ़ेगा, सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा। सिस्टम क्या है? गैस, गैस का ऊर्जा बढ़ेगा, तो वो गर्म होगा कि ठंडा होगा? सर हॉट होगा, गर्म। जब सिस्टम का ऊर्जा बढ़ेगा तो वो चीज तो गर्म होगा। जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स होता है। जब सीएनजी डलवाते हैं तो टंकी हीट नहीं, वो सब मैकेनिज्म अलग है। जो आप कह रहे हैं कि ऊपर गर्म होता है, गर्म गैस ऊपर जाती है, गैस कहाँ? उसमें तो हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशर होता है, एक्सपेंशन होता है। तो टेम्परेचर कम इसलिए होता है क्योंकि गैस एक्सपेंड होती है। जब गैस एक्सपेंड होगी, है ना, जैसे साइकिल है, साइकिल की चुच्ची जो है उसको आप ओपन करिए तो वहां पर अंदर हाई प्रेशर से गैस बाहर निकलेगा ट्यूब से, तो वहां पे ठंड महसूस होगा कि गर्म? मतलब जो साइकिल ट्यूब है, जहां से वॉल्व रहता है, जहां से हवा भरा जाता है, उसको आप टच करिए तो क्या होगा? ठंडा महसूस होगा कि गर्म? और ठंडा। ठंडा। क्यों ठंडा होगा? गरम रहेगा। नहीं, गर्म नहीं रहेगा, ठंडा रहेगा। ठंडा होगा सर। क्यों ठंडा सर होगा? क्योंकि वार्म हाँ? चुप हो जाओ। क्योंकि साइकिल ट्यूब के अंदर प्रेशर जो है हाई है और बाहर के प्रेशर कम है, क्योंकि आपने पंप से प्रेशर बढ़ाया है ना उसका, तो अंदर हाई प्रेशर और नीचे बाहर साइड में लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गैस का जब फ्लो होगा तो गैस एक्सपेंड करेंगे, और गैस एक्सपेंड करेंगे तो गैस के द्वारा खुद काम करना पड़ेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम वर्क खूब करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, जब उसकी एनर्जी कम होगी तो फिर क्या होगा? वो ठंडा हो जाएगा। तो इट इज जस्ट एक्सपेंशन। तो जहां गैस का एक्सपेंशन होगा वहां टेम्परेचर कम होगा, और जहां गैस का कंप्रेशन होगा वहां टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जिस पोर्शन में ठंडा कराना होता है वहां पर गैस को बहुत तेजी से एक्सपेंड करा देते हैं,
एक्सपेंड कराने का मतलब गैस को नोजल से ऐसे जगह पास करते हैं जिसका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो जो ट्यूब लगा होता है उसके अंदर वो ट्यूब का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अब ये कैसे होता है, लेट अस सी। चलिए, एयर कंडीशनिंग क्या है डेफिनेशन? ए सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर in a building or a vehicle, typically to maintain comfortable conditions. Comfortable condition क्या है कि उसकी जो टेम्परेचर है और उसका जो प्रेशर है वो सब पता हो और कितना ह्यूमिडिटी रहेगा। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इस वर्क पे सबसे पहले 1820 में माइकल फेराडे डिस्कवर्ड दैट कंप्रेसिंग एंड लिक्विफाइंग अमोनिया स्लाइड शो नहीं कर रहा है सर। हाँ, ये स्लाइड इज नॉट चेंजिंग। स्लाइड नहीं चेंज हो रहा है। ओके, अब चेंज हो रहा है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक, चलिए इसी स्लाइड इसमें इसी मोड में देखते हैं। In 1842, physicians John Goris used compression technology to cool air, or the first modern electrical air conditioning unit, आज जो हम एयर कंडीशन देखते हैं, was invented by Willie Carrier in 1902 at Buffalo University, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, तो आप देखिए आज भी बहुत सारे जो एसी हैं ब्रांडेड, उसमें कुछ कैरियर की एसी होता है, कुछ हिटैची का है, कुछ टाटा का है ना, तो बहुत सारे कंपनी का। वन ऑफ देम इज कैरियर। तो कैरियर क्या है? विली कैरियर इन 1902। 1902 इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। पता है क्यों? क्योंकि उसी साल इवन क्रिश्चियन कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1902। तो 1902 में जो है वो एस्टैब्लिश हुआ दिस कॉलेज, और उसी साल जो है मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशन का डिस्कवरी होता है। अब आइए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट्स। A refrigerant is a substance or mixture, usually a fluid, used in a heat pump and refrigeration cycle. In most cycle, it is undergo phase transition from a liquid to a gas and vice versa. लिक्विड जब कंडेंस होगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जब एक्सपेंड हो जाएगा तो गैस फॉर्म में आएगा। एंड फ्रीऑन R20 एंड पुरॉन R410A, ये दो कॉमनली यूज रिफ्रिजरेंट्स हैं। A refrigerant should be non-inflammable, non-toxic and should have dense vapor and low boiling point, है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। मेजर पार्ट ऑफ द एसी, एयर कंडीशनर में जो मेजर पार्ट होता है वो है इवोपरेटर। इवोपरेटर क्या करेगा? जो गैस को एक्सपेंड कराएगा, है ना। गैस जब एक्सपेंड होगा तो गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा, और जब गैस के द्वारा कार्य होगा तो गैस की एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग होगा। देन कंप्रेशर। कंप्रेशर क्या है? गैस को कंप्रेस्ड कर दें, और गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड और गैस में इंटर कन्वर्टिंग का ये एक प्रोसेस है। देन देयर इज ए कंडेंसर। कंडेंसर, दोज ऑपरेटर्स try to condense the material, and then expansion valve. expansion valve का जैसे मैंने कहा ना, साइकिल का जो नोजल है उसको ओपन करेंगे तो गैस वहां से बहुत तेज निकलता है। उसी तरह से यहाँ पे भी इस वाल्व की व्यवस्था होती है जिसके वजह से गैस बहुत तेजी से बाहर निकले। एक मेन स्केलेटन डायग्राम का पार्ट आप देख रहे हैं, दो सेगमेंट है, एक कोल्डर रीजन और दूसरा हॉटर रीजन, है ना। और देन इंसुलेटेड वॉल यहाँ पे दे दिया गया, इंसुलेटेड वॉल। तो इवोपरेटर
इवोपरेटर इस पार्ट में, तो हीट यहाँ पे आ गया, है ना। और दूसरा है कंप्रेशर, ये गैस कंप्रेस्ड हुआ। कंस्ट्रिक्शन माने जो पाइप है ये पतली पाइप है, और पतली पाइप में क्या होता है, कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब कि गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखिए वन वॉल्व है, मतलब इस कंप्रेसर से गैस जब यहाँ से आएगा तो उसके ऊपर कंप्रेस कर दिया जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आ गया। और जैसे ही इधर जाएगा इवोपरेटर, इवोपरेटर का क्या होगा कि बहुत तेजी से ये इवोपरेट होगा फ्रियॉन, और बहुत तेजी से जब फ्रियॉन इवोपरेट होगा तो उसके द्वारा वर्क किया जाएगा। वर्क करने से उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने से उसका टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसे बहुत तेजी से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उस एरिया का टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। तो ये इवोपरेटर इज आइसोलेटेड इन रूम एयर, ट्रांसफर हीट फ्रॉम रूम एयर टू वर्किंग फ्लूइड, माने जो रूम है वहां का हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, वर्किंग फ्लूइड जो है वो फिर दूसरे सेक्शन में पास करेगा। दूसरा सेक्शन में क्या होगा, कंडेंसर इज लोकेटेड इन आउटसाइड एयर, ट्रांसफर हीट फ्रॉम वर्किंग फ्लूइड टू आउटसाइड। जो हीट इसने एब्जॉर्ब किया है रेफ्रिजरेंट, वो यहाँ पे कंडेंस होगा और हीट जो है वो बाहर सप्लाई करेगा। तो इस वजह से जहां भी एयर कंडीशन चलता है तो बाहर साइड में गर्म हवा निकलता है और अंदर ठंडा हवा निकलता है, ठीक है। कंप्रेसर इज लोकेटेड इन आउटसाइड एयर, डज वर्क ऑन वर्किंग फ्लूइड, वर्क डन ऑन वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड पे जब वर्क किया जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एंड प्रोड्यूस इंट्रोपी, है ना। एनर्जी बढ़ेगा तो जो इंट्रोपी है, इंट्रोपी आपको थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज इंट्रोपी, इंट्रोपी इज अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो इंट्रोपी बढ़ेगा तो प्रोड्यूस हाई इंट्रोपी। वर्किंग ऑफ एसी, एसी का वर्क करने के लिए जो दो सेक्शन आपने देखा, एक इवोपरेटर का, दूसरा कंडेंसर का। तो इवोपरेटर में यदि ये पार्ट है जहां पे फैन यदि लगा दिया जाए तो इवोपरेटर क्या हीट एब्जॉर्ब किया, तो वहां से कोल्ड एयर जो है वो रूम के अंदर की तरफ जाएगा, और कंडेंसर जहां पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो वहां पे फैन लगा दें तो हीट बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये दिस वन इज अ बिग पार्ट, इज ए कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होगा कि वो गैस को कंप्रेस्ड करेगा, गैस के ऊपर वर्क करेगा तो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा, फैन लगाएंगे तो वो एयर, हॉट एयर बाहर की तरफ। तो यू सी ब्लू इज कोल्ड एयर एंड रेड इज हॉट एयर। तो इवोपरेटर साइड में आपको कोल्ड एयर मिलता है और कंडेंसर साइड में हॉट एयर मिलता है, एंड दिस इज द एक्सपेंशन वाल्व, है ना। ये लिक्विड आता है, फिर ये एक्सपेंड होगा तो वर्क डन बाय द गैस सिस्टम, और फिर यहाँ पर हीट बाहर की तरफ निकलेगा। इसको थोड़ा सा और एक डिटेल डायग्राम के रूप में यदि हम देखें तो वी कैन सी कि ये इनर पार्ट है ब्लोअर, दिस इज योर ब्लोअर, कूल्ड एयर बाहर की तरफ आ रहा है, कूलिंग कॉइल्स मींस इसमें से गैस फ्लो होगा जिसमें वर्क डन बाय द गैस होगा ड्यू टू द एक्सपेंशन, एंड देन इट इज द कंप्रेस्ड, ये कंप्रेशर के थ्रू, और कंप्रेस होगा तो वर्क डन ऑन द गैस, वो लिक्विड फॉर्म में, और हॉट एयर, और आउटडोर में क्या है, हॉट एयर जा रहा है। तो इनसाइड कोल्ड एयर, आउटसाइड हॉट एयर। तो दिस वन इज द एक स्केच ऑफ एयर कंडीशनर। अब टाइप ऑफ एसी कितने तरह का होता है आप देखे होंगे, विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, सेंट्रल एसी प्लांट होता है, और पैकेज्ड एसी प्लांट होता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे विंडो है
तो in this air conditioner, all the components, namely the compressor, condenser, expansion valve, evaporator, coil system, are enclosed in a single box. जो विंडो एसी होता है, उस विंडो एसी के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ पैक्ड होते हैं. Window air conditioning system are the most commonly used and cheapest type of the air conditioner. ठीक है. Window air conditioner unit are reliable and simple to install solution to keep a room cool while avoiding the costly construction of a central air system. है ना? Capacity something like 5 ton or 2 ton or 3 ton or something like that, depends upon the requirement. And this is your diagram of the window AC और उसका ये sketch जो पहले हम लोग देख चुके हैं. दूसरा है split air conditioning. ये सारे जो पार्ट होते हैं split में दो पार्ट में होता है, आउटर यूनिट और इनर यूनिट. इनर यूनिट में केवल एक होता है इवोपरेटर और आउटर यूनिट में सारा पार्ट होता है. तो इसलिए स्प्लिट एसी का जो सबसे भारी होता है पार्ट वो आउटर यूनिट होता है. इनर यूनिट बहुत हल्का, क्योंकि वहां केवल इवोपरेटर होता है. तो बाकी फंक्शनिंग सबका एक ही है. इवोपरेटर और आउटर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए एक मोटा बड़ा मजबूत ट्यूब होता है जिससे एयर फ्लो होता था. मेन कूलिंग कहाँ होता है? आउटर यूनिट में. मेन कूलिंग आउटर यूनिट में. इवोपरेटर जो होता है वो कूल्ड एयर को पास करता है. Then there are packed terminal of air conditioner system. जो बड़े सिस्टम है जहां पे 20 टन टाइप का एसी जरूरत है, तो वहां पर ये इस तरह का पार्ट हो जाता है. इसमें दो होता है, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, है ना. पैक्ड एयर में जैसे बहुत ज्यादा जो सेंट्रल एसी होता है उसके साइड में देखिए तो एक वाटर प्लांट होता है जिसमें लगातार पानी ऊपर से नीचे गिरता रहता है ना. और इस तरह के जो पार्ट है, इस पार्ट में एयर का वाटर का कूलिंग होता है और सेंट्रल पार्ट में. तो सेंट्रल जो कूल्ड बिल्डिंग है वहां पर इस तरह के एसीज को लगाया जाता है. इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 100 टन और 200 टन का. जैसे बिग बाजार में एयर कंडीशन है, तो बिग बाजार के लिए जो एयर कंडीशनर होगा उसमें एयर कंडीशनर यूनिट एकदम बाहर की तरफ, कमरे के बाहर हो गया, और रेफ्रिजरेटर यूनिट्स यहाँ, और ये पूरी बिल्डिंग में एक पाइप जाता है और उस पाइप से लगातार एयर कंडीशन निकलता रहता है. जैसे बड़े बड़े हॉल में या बड़े बड़े होटल्स में आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि ऊपर से हवा आता है. ऊपर से हवा आने का मतलब कि इस तरह का पाइप है और हर कमरे में उस पाइप का डक्ट दे दिया और वहां से वो एयर फ्लो होता गया. नाउ द टेम्परेचर कंट्रोल इन एयर कंडीशनर. एयर कंडीशनर में टेम्परेचर, द मेन पर्पस ऑफ एयर कंडीशनर सिस्टम इज टू क्रिएट कंफर्ट कंडीशंस बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर फ्लो. और ये सारे चीज को मेंटेन करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को फिजिक्स में जो मेन पर्पस है वो है कि एयर को कैसे एक्सपेंड करें और कंप्रेस करें. उसकी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मो बायो स्ट्रिप यूज करते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए. इसके अलावा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करने लगे कि यदि आप रूम में सेंट्रल न बैठ करके साइड में भी बैठे हैं तो उसको सेंस कर ले और सेंस करके उसका डायरेक्शन उसी तरह से डाइवर्ट कर दे. दूसरा, यदि टेम्परेचर कम और ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो स्लो और फास्ट होता रहे, ऑटो मोड जिसको हम कहते हैं. नाउ फाइनली द पार्ट इज एनर्जी कंजम्पशन and energy efficiency. This part is important. Energy consumptions क्या है? Air conditioners are rated by the number British thermal unit, BTU 1 unit, British thermal unit of heat, and they can remove per hour. How much heat is removed per hour? Another common rating terms for air conditioning size is ton. आपने नॉर्मली ये सुना होगा कि 1 टन की एसी है और 2 टन की एसी है. तो 1 टन का एसी का मतलब है कि 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर. इतना हीट को यदि वो पर आवर विड्रॉ करता है तो वो हम 1 टन कह देंगे. सो द रूम कंडीशनर रेंज फ्रॉम 5,500 BTU per hour to 14,000
BTU per hour। तो ये एक वेरी करता है रूम कंडीशनर्स के साइज को लेकर के। A 12,000 British thermal unit air conditioner can cool between 450 and 550 square feet of floor। ये स्क्वायर फीट ऑफ द फ्लोर है, मतलब जो एरिया है कि आप कहते हैं कि 1 टन की एसी कितना ठंडा कर सकता है, 2 टन का एसी कितना ठंडा कर सकता है। तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया गया कि 450 से लेके 550 स्क्वायर फीट का फ्लोर सरफेस है, तो उसमें 1 टन की एसी सफिशिएंटली कूल कर लेगा। अब स्क्वायर फीट माने लंबाई और चौड़ाई, जैसे 55 फीट और 10 फीट का हॉल हो तो उसके लिए ये पार्ट होगा। द रूल ऑफ थम्स इज दैट इट टेक्स अराउंड 25 BTU टू कूल 1 स्क्वायर फीट ऑफ द रूम फ्लोर एरिया। माने 1 स्क्वायर फीट है तो 25 ब्रिटिश थर्मल यूनिट वो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो जिस जगह पे एसी लगाना है वहां का स्क्वायर फीट एरिया पता हो कि कितना स्क्वायर फीट एरिया है, और यदि 12,000 स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है तो 1 टन, देन 2 टन, देन 3 टन, देन 4 टन एंड समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आप उसका एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने टन एसी का होगा। तो थम्स रूल क्या हो गया, 25 BTU फॉर कूलिंग 1 स्क्वायर फीट। अब आइए एनर्जी एफिशिएंसी। Rating is based on how many BTU per hour are removed from each watt of the power it drawn। जो अलग अलग ब्रांड है एयर कंडीशनर का, कैरियर का, हिटैची का, सैमसंग का, है ना, टाटा का, तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तो 1 वाट पावर से कितना ब्रिटिश थर्मल यूनिट वो हीट को विड्रॉ कर सकता है। For a room air conditioner, this efficiency rating is energy efficiency ratio, EER. For central air conditioner, it is seasonal energy efficiency ratio or SEER. Seasonal का why it is seasonal? Because temperature यहाँ हर महीने चेंज होता है। मई में कुछ दूसरा होगा, जून में कुछ दूसरा, जुलाई में कुछ दूसरा होगा, तो सीजनल के हिसाब से भाई किया जाता है। और हर कंपनी को एक इंफॉर्मेशन देना होता है कि कितना उसका वॉटेज आ रहा है। एंड देन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इज रेशियो बिटवीन द कूलिंग कैपेसिटी एंड द पावर इनपुट ऑफ एयर कंडीशनर। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 ton, that is 3,500 watt AC consume 1,000 watt, then EER of the air conditioner is 3.5 watt, है ना, per 1,000 watt है तो this much watt, इतनी हीट और 1,000 watts है तो 3,500 divided by 1,000, so it is 3.3 W upon W. ACs with high EER consume less power. तो जितना ये एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा होगा उतना वो अच्छा क्वालिटी का एसी माना जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है उसको बार बार ये निकालती है कि किस कंपनी के एसी का क्या EER है, व्हाट इज द EER वैल्यू, और ये हर बार गवर्नमेंट जो है वो उसको इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखिए ये टेबल है स्टार रेटिंग वैलिड फ्रॉम 1 मई 2011 टू 31 दिसंबर। क्या है स्टार रेटिंग? आप जानते हैं एयर कंडीशनर जब खरीदा जाता है तो स्टार रेटिंग होती है, ये एयर कंडीशनर के ऊपर लिखा होता है। जैसे यहाँ पे 2.95 EER W/W एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ये दिया है, तो इट इज डिफाइंड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट की एक बॉडी है जो इस चीज को डिफाइन करती है कि कितना होगा। जैसे 1 स्टार का मिनिमम 2.3, मैक्सिमम 2.49,
5 स्टार का 3.10, है ना। और इसी के आधार पर रेटिंग भी होता है। फिर जैसे किसी कंपनी के रेटिंग 2016 और 2017 में ये दे दिया गया 2.7 मिनिमम, 2.89, है ना, 3.50। अब ये कहता है कि द स्टिकर शो EPR इज 2.9, therefore it has star rating of 4 in 2011 and now it has star rating 2। अब ये कहना है कि यहाँ पे दिस इज 2.9, 4 स्टार में द मिनिमम इज 2.9, और वही चीज यहाँ 2 स्टार हो गई, वहां 2.9 एफिशिएंसी हो गई तो स्टार रेट 2 हो गई। तो एसी का जो स्टार 4 स्टार था वो यदि दूसरे ईयर में ये है तो वो 2 स्टार हो गया। मतलब ब्रांडिंग जो स्टार वैल्यू है ये क्या ब्रांडिंग। तो बिफोर परचेजिंग यू हैव टू सी कि किस स्टार की ये एयर कंडीशन है। तो एयर कंडीशन मार्केट में खरीदने से पहले आपको ये भी टेक्निकल बात जानना पड़ेगा कि उस एयर कंडीशनर का स्टार रेटिंग देखिए कि क्या स्टार रेटिंग है इस समय। एंड दिस स्टार रेटिंग वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द गिवन रेंज। तो 1 2 3 4 स्टार रेटिंग इसको दे दिया गया। किस टाइम पे? द टाइम वाज 2011, है ना। 2011 में इसको 4 स्टार था और 2016 में ये 2 स्टार हो गया 2.9 का। सो दिस आर द टेक्निकल डिटेल्स अकॉर्डिंग टू एयर कंडीशनर। तो कूलिंग जो था बायोथर्मल कूलिंग है उसमें 3 पार्ट होते थे। एक एयर कूल का जिसको हम लोग सरफेस टेंशन के बेस पे डिस्कस किए। देन स्किन के आधार पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्किन मतलब हीट का क्या इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर, ये चीज डिस्कस किया गया। एंड थर्ड एंड फाइनल इज एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर के थ्रू भी हम इसको कूल टेम्परेचर के रूप में, लो टेम्परेचर डिवाइसेस के रूप में कर सकते सर ये हैं। ER की यूनिट W/W कैसे हुई? वॉट है। ER का यूनिट W/W जो है वो वॉटेज को रिप्रेजेंट